याचिकाएं जो हमने बताई थी अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, है ना। पहली कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, कहीं कहीं भी उसको हबीस कॉर्पस भी बोलते हैं, इंग्लिश में तो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है ना। हैबियस कॉर्पस हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं। तो उस पर यदि किसी को लगता है कि अवैध रूप से उसे पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, तो वो उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। हैबियस कॉर्पस के बाद है आपका परमादेश, मैंडामस, ठीक है ना। तो मैंडामस में क्या है? आदेश दिया जाता है यदि कोई भी कर्मचारी या अपने मतलब कि अपने कर्तव्य का निर्वहन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको परमादेश यानी आदेश दिया जाता है। उसके बाद कौन सा है? प्रतिषेध लेख या प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, प्रतिषेध यानी मना करना, ठीक है। तो इस पे जो वरिष्ठ न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को बोलता है कि आप इसमें कोई कार्रवाई ना करें, ठीक है, यानी कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना। ओके, उसके बाद आपका क्या है? उत्प्रेषण। नाम से उस पर भी स्पष्ट है, उत्प्रेषण यानी प्रेषण यानी होता है भेजना, उत्प्रेषण यानी आगे भेजना, ठीक है। तो उत्प्रेषण में होता है कि यदि कोई मामले को बोलते हैं कि आप इसके न्याय निर्णय के लिए हमें भेजिए, ठीक है, नीचे के न्यायालय जो है, मान लीजिए जैसे आपका जिला न्यायालय है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, तो वहां के इसी मुकदमे के लिए यदि हाई कोर्ट संज्ञान लेता है तो वो ये बोल सकता है कि आप इसके न्याय निर्णय के लिए हमें भेजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्प्रेषण, है ना। आगे यानी कि जो निम्न कोर्ट के हैं उसमें यदि हाई कोर्ट चाह रहा है कि इसका न्याय निर्णय हम करेंगे तो ये उत्प्रेषण हो जाता है, यानी वो नीचे के किसी भी केस को निम्न न्यायालय के, ठीक है, जिला न्यायालय किसी भी केस को अपने पास मंगा सकता है। और लास्ट में आपका क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जो आपका वरिष्ठ न्यायालय होता है वो किसी भी कर्मचारी से भी पूछ सकता है, ठीक है ना, क्लियर, कि आपका किस अधिकार से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, क्लियर। तो ये आपके 5 तरह के रिट जारी की जाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, क्लियर। इसमें 2-3 पॉइंट आपके ये आते हैं कि एक तो आती है आपकी मूल अधिकारों के और जो डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें अंतर आता है, क्लियर, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहली चीज ही बताई थी एक दिन कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको आप जाके कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, कि हमें साहब ये हमारे मान लीजिए सरकार बोल रही है कि आपको सभी लोगों को जैसे यूनियन सिविल कोड होता है, क्लियर, या ग्राम पंचायत का गठन जैसा, ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं, तो आप इनको कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मूल अधिकारों के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, है ना, क्लियर। तो इसी तरह का हम डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके मूल अधिकारों की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, क्लियर, यानी कि इसके कुछ नकारात्मक बिंदु भी हैं, क्लियर। तो लिखेंगे मूल अधिकारों की आलोचना। मूल अधिकारों की आलोचना। पहला बिंदु इसमें यह है एक्सेसिव लिमिटेशंस है, मतलब इसमें अत्यधिक सीमाएं हैं। मूल अधिकारों की आलोचना, ठीक है। तो मूल अधिकारों की पहली जो सीमा यह है कि इसकी जो सीमाएं हैं, मतलब लिमिटेशंस जो बनाई गई हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मतलब समझ रहे हैं, सीमाएं ज्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक तरह से बंधनकारी भी है, क्लियर। जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, कोई भी चीज हो गई, उपाधियों का अंत है, मतलब आप कहीं ना कहीं इसको सीमित कर रहे हैं। सीमाएं आ रही है ना, उपाधियां मतलब आप किसी प्रकार की, यदि आपको किसी विदेशों से भी कोई उपाधि लेनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इसमें सीमाएं बहुत ज्यादा होती हैं,
मूल अधिकारों की। ये एक आलोचनात्मक ढंग है, मतलब अपने अपने विचार होते हैं, तो जिसमें एक ये भी माना जाता है कि इसकी सीमाएं ज्यादा है। क्लियर, बंधन थोड़े से ज्यादा है मूल अधिकारों में। इसके अलावा इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, मूल अधिकारों में सामाजिक और आर्थिक अधिकार तो दिए ही नहीं गए हैं। क्या दिए गए हैं? सामाजिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, ना ही आपके आर्थिक अधिकारों की कोई चर्चा की गई है। मूल अधिकारों में आपके जितने भी हमने मूल अधिकार बताए हैं, तो उसमें कोई भी आर्थिक टाइप का अधिकार जो था वो हटा ही दिया गया बाद में आपको। सामाजिक अधिकार भी कोई नहीं दिए, मतलब इनकी चर्चा नहीं की जा रही है। क्लियर, तो ये अपने मूल अधिकारों की सीमाओं में है। क्लियर, लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा आपने, अत्यधिक सीमाएं आपने लिखी। पहला एक्सेसिव लिमिटेशंस, दूसरा लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की कमी, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की कमी। तीसरा बिंदु लिखेंगे स्पष्टता का अभाव, स्पष्टता का अभाव। सस्पेंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, लिखेंगे आपातकाल के समय निलंबन, यह भी मूल अधिकारों की सीमाओं में है। आपातकाल के दौरान या आपातकाल के समय निलंबन, यह भी सीमाएं ही हुआ ना, मतलब कहीं ना कहीं से इसमें एक थोड़ी सी एक कमी तो है ना कि मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान हटबंद कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। कौन सा सिर्फ नहीं सस्पेंड होता है? कौन सा सस्पेंड नहीं होता है आपातकाल के दौरान? जीवन की स्वतंत्रता, है ना। क्लियर, जीवन की स्वतंत्रता में मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण, स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण भी, है ना, ये आपके जीवन के अधिकार में आता है। इसके तहत एनजीटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कब की गई थी? तुम बोलती हो समझ में नहीं आता, तुम रहती किसी दूसरी दुनिया में ही हो। नहीं, मैंने देखा है आप किसी दूसरी दुनिया में ही रहती हैं, कहीं पे कहीं ध्यान कहीं और रहता है, कहीं बैठे कहीं और। 2010 में स्थापना हुई थी इसकी। मैंने आपको जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ये बताया था। 4 जो जोनल ऑफिसेस बताए थे, कहां कहां थे वो? भोपाल, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। क्लियर, मध्य प्रदेश में कहां है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। भोपाल में प्रश्न एक आध बार ये दिखा है। क्लियर, तो आपने लिखा आपातकाल के दौरान निलंबन, लिखेंगे इसके बाद अगला। इसमें एक ये बिंदु ये है कि यदि आपको लागू कराना है, इन्फोर्स कराना है, तो जैसे होता है ना रिट पिटीशन यदि हम दायर करते हैं, तो इसकी एक कमियों में यह भी आता है कि एक्सपेंसिव रेमेडी है। इसकी जो रेमेडीज है, यानी जब इसका उपचार किया जाता है, यानी किसी को मान लीजिए इन्फोर्स कराना ही उल्लंघन हो रहा है, तो बहुत महंगा पड़ता है। क्लियर, क्योंकि आम आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ना ही उसके एक्सपेंसेस बियर कर सकता, ना ही उसके खर्च वहन कर सकता। ठीक है, तो अत्यधिक महंगा होना, अत्यधिक खर्चीला होना, यानी इसका जो उपचार है वो अत्यधिक महंगा हो रहा है। उपचार समझ रहे हैं, मतलब इसको लागू कराना, इन्फोर्समेंट जो है इसका ये महंगा है ना, मूल अधिकारों का इन्फोर्समेंट, क्योंकि आप हाई कोर्ट सामान्यतः नहीं जा सकते। क्लियर, इवन आपकी तहसील जाने में तो हालत खस्ता हो जाती है आम आदमी की, तो आप जिला न्यायालय फिर सोचिए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सोचिए। क्लियर, तो ये काफी इसका जो उपचार है वो महंगा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लागू कराने में, हाँ, लागू कराने में अत्यधिक खर्च। लागू कराना समझ रहे हैं, यदि किसी के उल्लंघन हो रहे हैं तब लागू कराने की बात हो रही है। इंग्लिश में यदि लिखना हो किसी को तो एक्सपेंसिव रेमेडी लिख लेना, ये सॉलिड सेंटेंस बन रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये मूल अधिकारों की लिमिटेशंस मैं बात कर रहा हूं, जो ना मूल अधिकारों की सीमाएं हैं ये। क्लियर, तो सीमाओं में ही तो आ रहा है ना, कि मतलब ये कहीं ना कहीं से मूल अधिकारों के कुछ कमियां जैसे बता देते हैं। यदि हम बोलते कि हमारे यहाँ मूल अधिकार तो दिए गए, लेकिन इनकी कमियां क्या क्या है,
तो यही है कि इनको उपचारित कराना खर्चीला होता है। क्लियर, ये बहुत ज्यादा मतलब एक्सेसिव लिमिटेशंस है, इसके अंदर सीमाएं बहुत ज्यादा हैं। क्लियर, तो यही चीजें आती है ना इसमें। आपातकाल के दौरान ये सस्पेंड हो जाते हैं, ये भी कमियों में ही आ रहा है। क्लियर, तो हम ये मतलब आपके कॉमन सेंस के लिए मैं बता रहा हूं ये, ठीक है। और कभी कभी यदि आपके उच्च स्तर के पॉलिटी के प्रश्न आते हैं तो इसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आपके मूल अधिकारों की कमियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। क्लियर, या मूल अधिकारों के गुण में भी आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये आ जाता है। क्लियर, चलिए अब अपना पॉइंट डाल लीजिए आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इस पे लिख लेंगे, पिछले वाले नीचे स्टार टाइप का बना के लिख लेंगे। कभी कभी आता है कि जो मूल अधिकारों की उत्पत्ति मानी जाती है ना, कहां से मानी जाती है सामान्यतः, तो ये 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन थे, 1215 ईस्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक मैग्ना कार्टा जारी किया था, ठीक है। तो पूरे दुनिया में मूल अधिकारों की उत्पत्ति इसी मैग्ना कार्टा से मानी जाती है, ठीक है। अधिकार पत्र इसको बोलते हैं, मैग्ना कार्टा को, ठीक है। तो ये 1215 में थे, इंग्लैंड में थे। क्लियर, और ये किंग जॉन थे। तो जो ये सन है ना, ये परीक्षाओं में आया है कई बार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन थे, इन्होंने अधिकार पत्र एक जारी किया था जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित पहला एक लिखित प्रपत्र था, ठीक है, कि जहां पे मेंशन किया जा रहा है कि दीज आर द फंडामेंटल राइट्स एवरीवन शुड हैव। क्लियर, अच्छा अब मुझे ये बताइए, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, मूल अधिकार है ना, हो गए, सॉरी, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो है आपके, ये कहां से लिए गए हैं? क्लियर है सबको? क्लियर है ना, ठीक है। ये है एक्चुअली आपके संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्लियर, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे सबसे पहले, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिख लिया शुरू से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 को अंडरलाइन कर लेंगे, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। 36 से 51 तक में किया गया है। तो आप ये समझेंगे थोड़ा सा, जो आपके मूल अधिकार है ना, वो आपके किस भाग में है? भाग 3 में। क्लियर, आपके मूल अधिकार, ठीक है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, अभी मैं भाग बताऊंगा सारे, ठीक है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं पहले आर्टिकल और भाग बाद में, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी चीजें ज्यादा रहेंगी, ठीक है। नहीं तो मैं पहले रटा दूंगा तो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सारांश बाद में बताना ज्यादा अच्छा रहता है, शुरू में सारांश बता देना सही नहीं रहता है, इसलिए किताबों में पहले दिया हुआ है भागों के विवरण में, ठीक है। तो जो आपके भाग 4 है उसमें क्या दिया हुआ है?
नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और आपका ये है मूल अधिकार, ये भाग 3 में है। नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में है, और राज्य के बारे में भाग 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम पहुंच रहे हैं भाग 4 पर संविधान के। क्लियर? चलिए देखेंगे। अब मैं डीपीएसपी बोलूंगा शॉर्ट में, हर जगह नीति निर्देशक नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो आप भी डीपीएसपी लिख लीजिएगा। जिसको शॉर्ट शुरू में लिखना हो तो आप लिख लो डायरेक्टिव्स, DIRECTIVES, डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। शॉर्ट में अब मैं इसको बोलूंगा हर जगह आपको DPSP। ठीक है, चलिए लिखेंगे अगला लाइन। ग्रेनविल ऑस्टिन, जो मैंने नाम लिखा है ये लिख लेंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। They are not saying particular the DPSP, वो सिर्फ DPSP की बात नहीं कर रहे हैं। They are also talking about the rights, that is fundamental rights। ठीक है, इन दोनों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है ना, बोल रहा हूं। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। सर अधिकारों मतलब कि मौलिक अधिकार की, इसी के अधिकार राज्य के। जब अधिकार की बात कर रहे हैं ना तो सिर्फ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मैंने आपको जैसे एक दिन और बताया था कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य को निर्देश हैं। किसके निर्देश हैं? संविधान के। संविधान द्वारा राज्य को निर्देशित किया गया है। क्लियर? अब जैसे आपका जो अभी हम चर्चा करेंगे, जैसे अनुच्छेद 39 से 40 से पंचायतों का गठन करने के लिए एक समान यूनियन सिविल कोड जिसको बोलते हैं, समान नागरिक संहिता के लिए, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, क्लियर? तो ये सब क्या है? राज्य को निर्देश दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? लेकिन ये इन्फोर्सिबल नहीं है। आप इनको राज्य को बोले तो जा रहे हैं, ये सिर्फ निर्देश है ना। क्लियर? लेकिन इनको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं, मतलब ऑर्डर है, ये निर्देश है। जैसे बोलते हैं ना कि हम आपको डायरेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन हम आपको मजबूरन तो नहीं करवा सकते ना। सिंपल सा फंडा है। जैसे मैं आपको यदि पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, पर मैं आपको बाध्य करके तो नहीं कर सकता ना। क्लियर? तो इस तरह की चीजें हैं। राज्य को निर्देश तो दिए जा रहे हैं लेकिन दे आर नॉट इन्फोर्सिबल, है ना। और मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं नागरिकों को, ये एक तरह से बंधनकारी है। क्लियर? कि राज्य को मूल अधिकार, मतलब जो आपका राज्य है, स्टेट है, आपका सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट है, ये नागरिकों के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। इसलिए नागरिक इसके खिलाफ जाके कोर्ट में खड़े हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस तो क्लियर हो रहा है ना? बस इसी को समझिए। चलिए लिखेंगे अगली लाइन, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। ये संवैधानिक निर्देश नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं या डीपीएसपी की विशेषताएं लिख लीजिए। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डीपीएसपी लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपी लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। ठीक है, ये संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिका
ये संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए हैं। ठीक है, ये संवैधानिक निर्देश हैं राज्य के लिए। क्लियर ना? अच्छा, आप लोग विधायिका समझते हैं, वैसे शब्द यूज हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। स्पष्ट बताइए, नहीं पता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में ये फिर आपका पढ़ाई रह जाएगा। लेजिस्लेटिव बोलते हैं ना? क्या होता है ये? विधायिका से क्या समझते हैं आप? कितने लोगों को नहीं पता? किसी एक को पता है? देखिए, हाँ बताइए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, सही जा रहे हैं, ठीक है। तो सही बोल रहे हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो बोलते हैं, विधायक को बोलते हैं, ठीक है। तो विधायिका का मतलब ये होता है जहां कानून बनता है ना। कानून कहां बनता है? संसद में। क्लियर ना? संसद को जहां कानून बनता है, जो विधान बनाते हैं। क्लियर? विधान यानी क्या होता है? कानून ही होता है ना। जहां पे विधान बनाए जाते हैं वो है विधायिका। संविधान में विधायिका का मतलब कानून बनाए जाने वाली संघ। कौन सी हो गया आपका? एक विधानसभा हो गया, एक संसद हो गया। विधानसभा मतलब टोटल में बोल रहा हूं। क्लियर? अपर हाउस, लोअर हाउस, वो फिर हो जाता है क्लियर, डिवाइड। तो विधायिका एक विधानमंडल हो गया। विधायिका, विधानसभा, विधानमंडल जो आपका होता है राज्य में, और एक आपका लोकसभा, राज्यसभा होता है। तो संविधान में जो उल्लेखित है विधायिका का मतलब वो ये है कि जहां विधान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया लेजिस्लेटिव। इसके बाद आपका आता है कार्यपालिका। ठीक है, तो जहां से कार्य आपके होने शुरू होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में आपका मंत्रिपरिषद वगैरह ये सब चीजें, जहां से कार्य प्रशासन होता है। ठीक है ना? और उसके बाद न्यायपालिका तो आप सब जानते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और लास्ट में आपका जिला एवं सत्र न्यायालय जो होता है। क्लियर? तो ये विधायिका से मतलब, तो ये आपके क्या है? संवैधानिक निर्देश राज्य के लिए है, विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक मामलों के लिए। दूसरा लिखेंगे इसमें, इनका उद्देश्य राज्य में उच्च आदर्श, इनका उद्देश्य राज्य में उच्च आदर्श इनका उद्देश्य राज्य में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है एवं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है एवं लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, है ना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, क्लियर? अगली लाइन जो लिख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र तथा मतलब साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इनका मुख्य उद्देश्य है। मतलब नहीं लिख पाए क्या आप? आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य है। नहीं लिख पा रहे हैं तो बोलिए ना। मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य वही है भैया। ठीक है, क्लियर? अब आप समझेंगे इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। जितनी भी लाइन मैंने बोली है, ग्रेनविल ऑस्टिन जो आपको बताया, ये परीक्षाओं में आ चुका है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस भाग में है संविधान के, ये प्रश्न आता है। तो आप किस भाग में है? भाग 4। ठीक है, प्रश्न सीधे ही आता है।
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के निम्न में से किसका उद्देश्य है? मूल अधिकारों का, निर्देशक तत्वों का, या फिर आपकी जो ये रीट मैंने बताया, ठीक है, इसमें आता है। सामान्यतः आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से। क्लियर? तो ये इस पे आपको दिमाग में रखना है। क्लियर ना इन बिंदुओं को? अगला पॉइंट लिख लेंगे। अगला बिंदु लिखेंगे, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। ठीक है, ये गैर जोड़ लेना, ऐसा नहीं सिर्फ न्यायोचित बस लिखो। न्यायोचित का मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको बताया, न्याय यानी कि दे कैन नॉट बी अक्लेम्ड इन कोर्ट। न्याय के लिए आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर जस्ट द डायरेक्शंस, निर्देश हैं। क्लियर? क्लियर ना पॉइंट? ओके, चलिए अगला लिख लेंगे। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। अगला बिंदु डाल दीजिए, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हाँ, क्लासिफिकेशन। अब देखिए, इसमें मैं जो बता रहा हूं ना, इसमें वर्गीकरण इसलिए मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कि चीजों को आपको ज्यादा आसानी से, क्योंकि अभी इसमें रिपीट हो जाएगा, फिर आपको जब मैं बेसिक सारे प्रिंसिपल्स बताऊंगा तो इसमें 2-3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है कि कुछ गांधीवादी सिद्धांत हैं, ठीक है, कि गांधी जैसे अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना में करते थे ना, मतलब उनकी संकल्पना में क्या था जब वो मतलब इमेजिन करते थे कि भारत कैसा हो, तो यही कि जो उनके पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान हो, ठीक है ना, अहिंसा ना हो, मतलब सॉरी हिंसा ना हो, ठीक है। क्लियर? तो यदि अब अहिंसा मतलब यही कि जो आपके पशुओं की रक्षा करना, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, SC ST को संरक्षण देना, क्लियर, उनके उत्थान के लिए कार्य करना। क्लियर? तो इसमें कुछ सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत, क्लियर, और कुछ है सामाजिक उत्थान के सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत समझते हैं कि समाज में बराबर हो, पैरिटी हो, धन का समान वितरण हो, आय हो समान हो, प्रतिष्ठा समान हो सबकी। तो इस तरह के कुछ बिंदुओं में इनको क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर? तो पहले लिख लेंगे सामाजिक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्वों का DPSP का वर्गीकरण, हेड ये डालेंगे और इसमें लिखेंगे समाजवादी सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत लिखेंगे, ये सिद्धांत समाज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये सिद्धांत समाज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अच्छा ये बताइए, जो मैं बता रहा हूं ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर से जा रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, कुछ ज्यादा लेंथी हो रहा है, ऐसा है क्या? समझ में तो आ रहा है ना? तुम्हें नहीं आ रहा? तुम पढ़े ही नहीं होगी, मैंने तुमको बोला था कि किताब उठाओ। क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हैं बताइए? क्या? पहले कहानी जैसे पढ़ो, नहीं समझ में आता तो 9वीं या 10वीं की कोई NCERT हो, MP बोर्ड की किताब हो, उसमें संविधान के बारे में कुछ दिया होगा, ठीक है। जो MP बोर्ड की किताब है उसमें तो सारे चैप्टर अमलगमेट रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, तो 9वीं या 10वीं का उठाना, ठीक है, MP बोर्ड वाली, नॉट NCERT, उसमें उठाना, एक बार कहानी पढ़ डालना, तो आपको पता चलेगा कि संविधान है क्या, या उस पर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं सबसे बेस्ट किताब आपको बता रहा हूँ, 11वीं की NCERT है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास। क्लियर? इतनी मोटी सी है, छोटे छोटे पन्नों की है, 100 या 125 रुपए की आएगी, उसको पूरा पढ़ डालिएगा ना, आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, छोटे बच्चों की तरह पढ़ाया वो बताया गया उसमें। NCERT है 11वीं की, भारतीय संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्लियर? ठीक है, यदि नहीं मिलेगी किसी को, मोबाइल में यदि आप पढ़ने के आदी हैं या फिर मोबाइल से आप लैपटॉप में कर सकते हैं, तो आज मैं उसका PDF में टेलीग्राम में डलवाऊंगा, ठीक है, जो यहाँ का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है।
तो वो पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं, उस पर भी जैसा भी होगा। एनसीईआरटी लेना होगा तो यहाँ मिल जाएगी किसी भी दुकान पे जो आपके हैं चौराहे के पास, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे एनसीईआरटी में स्टोरी टाइप कोई नहीं रहता, पूरा मिक्स रहता है। एनसीईआरटी में भी वो तो उसको वो ज़्यादा टफ पढ़ने में। नहीं, आप इस किताब को उठाइएगा, समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम उठाना है, तुम्हारी इंग्लिश है तो इंग्लिश उठाना इजी पड़ेगा, ठीक है। वो टफ वर्ड तुम्हें हिंदी उठा रहे हो इसलिए होगा ऐसा, क्लियर, ठीक है। तो आप लिख रहे थे समाजवादी सिद्धांत, आपने इसमें लिखा ये सिद्धांत समाज के ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे पॉइंट नंबर ए या आ, जो भी आपको अच्छा लगेगा डालेंगे। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि, ये राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य को निर्देश देते हैं कि, पहला आप लिख रहे हैं राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण के लिए लिख लीजिए, अभिवृद्धि भी हटा दीजिए। राज्य लोक कल्याण के लिए, लोक यानी होता है जनता, कल्याण यानी कल्याण, वेलफेयर जो भी आप समझते हैं। राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिए अनुच्छेद 38, कोष्टक में लिख लेंगे आर्टिकल 38। तो आपके अनुच्छेद 38 में राज्य के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब ये सामाजिक न्याय आता है, आर्थिक न्याय आता है और राजनीतिक न्याय आता है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस क्या होता है कि समाज में एक समानता रहे, छुआछूत ना रहे, ठीक है, लोग प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, बंधुत्व से रहें। ठीक है, क्लियर? अब इसके लिए क्या, जो आपके SC/ST एक्ट वगैरह जो बनाए गए हैं, ठीक है, किसी एक वर्ग को यदि ज्यादा पतन हो रहा है या फिर किसी का उत्थान ज्यादा हो रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, क्लियर, तो उनके लिए राज्य क्या कर रहा है? कानून बना रहा है ना। ठीक है, तो मतलब सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज में आप सम्मान से रह सकें, किसी भी प्रकार का भेदभाव या छुआछूत जैसी कोई भी किसी भी स्तर पे आर्थिक भेदभाव ना हो, सामाजिक भेदभाव ना हो। ठीक है, तो सिर्फ यहां हम जब सामाजिक बात की बात कर रहे हैं तो समाज में आप सर उठा के जिए, समाज में आपके साथ भेदभाव ना हो, तो यह होता है सामाजिक न्याय। क्लियर? उसके बाद आपका आता है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय यह होता है कि चुनाव में खड़े होने के लिए आपको समान अवसर दिया जाए, दिया जाता है ना, ठीक है, दिया जाता है ना, सबको समान मताधिकार प्राप्त है, पता है ना, सबको समान मताधिकार है। किस अनुच्छेद में है? समानता की बात नहीं कर रहा हूं, वोट डालने का अधिकार जो होता है ना, एडल्ट फ्रेंचाइज। है किसी को आइडिया?
चलिए बताते हैं। तो राजनीतिक न्याय से आप मतलब समझ रहे हैं, राजनीति में भागीदारी करने के लिए आपको कोई भेदभाव नहीं होगा। यू कैन वोट, ठीक है ना, विदाउट एनी फेयर, क्लियर एंड फेवर, क्लियर। दूसरी चीज ये होगी कि आप जो आपके पॉलिटिकल कोई भी चीजें चल रही हो उस पर आप बराबर भागीदार हो सकते हैं। आप चाहे कोई भी चुनाव हो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, इवन राष्ट्रपति के चुनाव में भी जाके आप खड़े हो सकते हो, ठीक है ना, क्लियर, यदि आप उनकी अहर्ताओं को पूरा कर रहे हैं तो, क्लियर। तो ये आता है राजनीतिक न्याय में। आर्थिक न्याय में ये होगा कि राज्य आय के साधन उपलब्ध कराएगा, क्लियर। यदि कोई कमजोर वर्ग है, कोई निराश्रित वर्ग है, ठीक है, तो उनके लिए आय के स्रोत, आय के साधन भी उपलब्ध कराएगा, कोई गरीब वर्ग। इसी के आधार पर जो आपकी सारी स्कीम चलती हैं आर्थिक न्याय के लिए ही तो चलती है ना। मनरेगा हो गया, निराश्रित पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, जितनी भी प्रकार की चीजें दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, आर्थिक न्याय के लिए ही तो दी जाती है ना, क्लियर ना। समुदाय के यदि कोई कमजोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको सब्सिडी दी जा रही है, जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए भी किया गया है, कहा गया है कि जिन जो मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आर्थिक न्याय के तहत की जा रही हैं। तो समाज व्यवस्था बनाएगा, प्रबंध करेगा कौन? राज्य व्यवस्था करेगा, किस लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए। समझ में आई चीजें? ये अनुच्छेद 38 में आपका उल्लेख है। चलिए अगला लिखेंगे। आप ये सामाजिक सिद्धांत लिख रहे हैं, है ना, लिखेंगे अगला। हाँ, राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, संसाधनों का समान वितरण, कॉमा लगा के लिखेंगे, संसाधनों का समान वितरण, ठीक है, कोष्टक लिख लेंगे 39C, 39C, आर्टिकल 39C, कॉमा लगाएंगे। धन और उत्पादन के साधनों का, धन एवं उत्पादन के साधनों का, नहीं लिख पा रहा हो कोई तो बोल देना, ठीक है। धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रण रोकना, धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रण रोकना, कॉमा, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, कोष्टक लिख लेंगे 39A, आर्टिकल 39A, उपलब्ध कराएगा, देखिए अभी हमने जो आपको बात की 38, थोड़ा बहुत तो कहानी समझ में आई होगी। जो आपका 39 अनुच्छेद है इसके 3 पार्ट हैं, क्लियर। अनुच्छेद 39 के 3 पार्ट हैं, ठीक है। जो आपका पहला पार्ट है वो क्या है? समान न्याय समान वेतन। सिर्फ इतना दिमाग में रखिए, लाइन बड़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन आपको ये रखना है कि समान न्याय, ठीक है, समान वेतन। एनसीईआरटी से सब लोग खरीद लो, सीधा सीधा रिकमेंड कर रहा हूं मैं, क्लियर। एनसीईआरटी 11वीं की आप खरीद लीजिए,
हिंदी माध्यम में, जो हिंदी माध्यम के जिसको इंग्लिश समझ में आ जाती है थोड़ा बहुत इंग्लिश खरीद लेना, ठीक है, उसमें से पढ़िएगा। मैं डेली बताऊंगा, जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा आप कहानी पढ़ के आएंगे, ठीक है, मैं उससे भी चीजें पूछूंगा। बहुत इजी है आपको पढ़ने में, 100 रुपए के आसपास की होगी, इतना तो खर्च कर सकते हैं, जिसके पास नहीं होगा तो मेरे से ले लेना, ठीक है, किताब नहीं दूंगा, पैसे ही दूंगा, ठीक है। समान न्याय एवं समान वेतन, तो ये आपका 39K है, सॉरी 39A। समान न्याय का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति वकील उपलब्ध कराने के लिए, अपना वकील करने के लिए योग्य नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सरकार उसको वकील उपलब्ध कराएगी, ठीक है। ये उल्लेख है 39K में, ये है समान न्याय। समान वेतन ये होता है कि आप कोई भी नौकरी करने जाते हैं तो क्या महिला और पुरुष के रूप में ऐसा होता है कि लड़की को कम वेतन मिलता है, लड़के को ज्यादा मिलता है? नहीं ना, ग्रेड पे जितना होता है सबको समान ही मिलता है। क्लियर? ये हो गया आपका समान न्याय और समान वेतन। क्लियर? उसके बाद जो बी में मैंने आपको बताया कि जो संसाधनों का केंद्रण हो रहा है, ठीक है, क्लियर, संसाधनों का केंद्रण नहीं करना है। इसमें पूरी लाइन आपकी ऐसी लिखी हुई है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण, सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण एवं इस प्रकार व्यवस्था करना कि सर्वाधिक हित हो सके लोगों का। तो इस पे जो आपको आपने एक पॉइंट इस पे लिखा ना कि धन का केंद्रण रोकना, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि प्रोडक्शन की सारी चीजें एक व्यक्ति के ऊपर ही ली जाएंगी, मतलब एक ही व्यक्ति सारे धन का स्वामित्व करोगे, ऐसा नहीं है। जब आपको कोई भी टेंडर निकाला जाता है तो क्या ऐसा होता है किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है? नहीं ना, सरकार फ्री होती है, जो व्यक्ति चाहे जितना यदि अपने हिसाब से बोली लगा सकता है, जो योग्यता में आएगा उसको टेंडर दे दिया जाता है। तो जो उत्पादन के साधनों का केंद्रण है, केंद्रण समझ रहे हैं ना, सेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक ही व्यक्ति को देना, एक ही पे सब कर देना, केंद्रित कर देना, ठीक है, केंद्रित समझते हैं ना, बीच में जो होता है कि सारी चीजें ले जाकर उसी पे दे देना, तो ये केंद्रण होता है, उसको रोकना। क्लियर? सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण जो है वही है। क्लियर? उसके बाद आपका आता है तीसरे में समान वितरण, धन का समान वितरण। क्लियर? अब किसी को पेंशन दी जा रही है यदि, तो बराबर ही दी जाएगी ना, सरकार तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। ये सामाजिक सिद्धांत है, और सामाजिक सिद्धांत आप समझते हैं ना कि भारत में आपकी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक कौन सी होती है? पूंजीवादी। तो यहां हम समाजवादी सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं ना, तो समाजवादी सिद्धांत ही यही बोलता है कि हर चीज समाज का है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे रसिया में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्लियर, वहां सब देश का है, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होते, प्राइवेट स्कूल नहीं होती हैं, क्लियर, वहां शासकीय हॉस्पिटल होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, गवर्नमेंट स्कूल होती है, सब कुछ ज्यादातर सरकारी ही होती हैं चीजें। क्लियर? केंद्रित नहीं होता है हर चीज में, आपकी शॉप वगैरह जो कुछ भी होती है ना, ये भी सरकारी खुलती है सब। उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कार्ल मार्क्स थे इसके सबसे बड़े मतलब कि प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, हालांकि वो समाजवाद मतलब उन्होंने दिया था कौन सा? कम्युनिज्म, ठीक है, तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी थोड़ा सा डेवलप होते हुए समाजवाद में आई है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि समाजवाद का केंद्र है रसिया में और पूंजीवाद का केंद्र है अमेरिका में। क्लियर? तो समाजवादी सिद्धांतों में यही माना जाता है कि धन का समान वितरण हो, कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, ठीक है, तो ये समानता लाई जाती है। उसी के तहत धन का जो समान वितरण है वो आपका कहां है? 39C में। क्लियर? और जो आपका धन का केंद्रण रोकना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति का केंद्रण रोकना है, ये कहां है? आपकी 39B में। और 39A में समान न्याय एवं समान वेतन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, लिख ही लिया आपने, 39A तो लिख लिया ना। क्लियर? चलिए अगला लिखेंगे, कुछ दशाओं में काम पाने, काम यानी कि रोजगार पाने का, ऐसा समझेंगे, शिक्षा पाने, एवं बुढ़ापा एवं बीमारी एवं निशक्तता में, निशक्तता समझते हैं ना, ऐसे लिखते हैं निशक्तता, ठीक है, निशक्तता में लोक सहायता पाने का अधिकार,
लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता, हाँ, लोक सहायता का मतलब समझते हैं? सरकारी सहायता। ठीक है, आपने पहली लाइन इसमें क्या लिखी थी? कुछ दिशाओं में रोजगार पाने। ठीक है, यानी कि जो आपका मनरेगा के तहत रोजगार मिलता है वो इसी अनुच्छेद में उल्लिखित है। क्लियर? उसके बाद ये होता है रोजगार पाने और शिक्षा पाने। सरकार ये बोल रही है कि भैया तुम एजुकेशन कराओगे, मतलब हर किसी को शिक्षा उपलब्ध कराओगे। सरकारी स्कूल खुली ही है, इसीलिए फिर राइट टू एजुकेशन भी आया। क्लियर? कब आया था? 2086 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में ना। ठीक है, RTE जिसको बोलते हैं 21A। क्लियर? तो और लास्ट में जो आपका निःशक्तता की स्थिति में, यदि कोई विकलांग हो जाता है, कोई भी वृद्ध हो जाता है, तो इस स्थिति में लोक सहायता यानी कि पब्लिक वेलफेयर जो होता है, पब्लिक स्टेट सहायता करती है ना। क्लियर? विधवा महिलाएं होती हैं, विकलांग होते हैं, उनको सबको पेंशन वगैरह दी जाती है ना, तो ये सब यही है। क्लियर? तो इसका आपने कोष्टक में लिख लीजिए अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41। हम ये सामाजिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, मैं सिर्फ अनुच्छेद इसलिए कोष्टक में लिखवा दे रहा हूं क्योंकि मैं आगे तो बताऊंगा ही। पहले से आपका क्लियर रहेगा तो 2 बार में तो बहुत कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, चलिए अगला लिखेंगे। काम एवं न्याय संगत मानवोचित दशाओं में, सॉरी काम की लिखेंगे, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं में, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता, ठीक है, बड़ी सु रहेगा इसमें, ठीक है, 60 के ऊपर बड़ी उपमात्रा। प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद कोष्टक में लिखेंगे 42। ये मानवोचित दशा क्या होती है? मतलब जो आपको रोजगार दिया जाएगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि ले जाके आपको भट्टी में डाल दिया जाए, आपको कहीं कोयले की खदान में डाल दिया जाए, कोई भी चीजें हों। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने जैसे कि चले जाओ, ना कोई मास्क दिया जाता था, ना कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था होती थी। ठीक है, ना कोई ऑक्सीडेशन की व्यवस्था होती थी। चले गए तो चले गए, आधे बच गए, आधे मर गए, जो भी चीजें होती थी। ठीक है, तो यहाँ जो काम की स्थिति है ना, आपको यदि सरकार रोजगार देगा तो वो कैसे देगा? मानवोचित, मानव के योग्य, मानव के लिए उचित जो व्यवस्था होगी, जो वातावरण होगा, जो माहौल होगा, जो पर्यावरण होगा, उसके हिसाब से उसको रोजगार दिया जाएगा। क्लियर? इसमें और दिया हुआ है प्रसूति सहायता। प्रसूति क्या होता है? जो डिलीवरी वगैरह होती है, ठीक है ना, माताओं की, तो जो डिलीवरी होती है उसको प्रसूति बोलते हैं। ठीक है, प्रसूता बोलते हैं, जो मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको प्रसूता बोलते हैं। ठीक है, तो प्रसूति सहायता वही होती है कि डिलीवरी वगैरह के लिए सरकार बिल्कुल फ्री में सारी चीजें करती है ना। इवन तो अब तो उल्टा पैसे भी देती है ना। तो ये प्रसूति सहायता है। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 42 में, दिमाग में अच्छे से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो काम की मानवोचित या न्यायोचित दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध आपके अनुच्छेद 42 में है। क्लियर? आपने ये सामाजिक उपबंध देखे, मैंने आपको बताया 38 के कुछ प्रावधान, 39 के प्रावधान, 40 छूट गया है। ठीक है ना, फिर बताया आपको 41 के और 42 के। क्लियर? चलिए अगला लिखेंगे। कर्मकारियों के लिए या कर्मचारी लिखिए। अगला पॉइंट, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो देखिए, जो शिष्ट जीवन स्तर होता है, ठीक है, एक अच्छे जीवन स्तर उपलब्ध कराना, ठीक है, पर्याप्त मजदूरी उपलब्ध कराना, जो बोलते हैं ना कि सरकार समय समय पे लेबर लॉज लाती रहती है, उसमें अमेंडमेंट करती रहती है, सरकारी जो मजदूरी की दर है वो भी निर्धारित करती रहती है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से किया जाता है। इसी अनुच्छेद यानी कि 43 इसमें सबसे ज्यादा जो आता है कुटीर उद्योगों की स्थापना, छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये किस में आता है? अनुच्छेद 43 में, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की चीजें। क्लियर है ना? क्लियर? तो ये आपको दिमाग में रखना है। कल आप लोग सर्च करके लाइएगा कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं और क्या होता है तीसरा? बृहद उद्योग। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं आपको ये लिमिटेशन याद करके रखना आना है कि कुटीर उद्योग कितने पूंजी तक की सीमा तक के लिए कुटीर उद्योग माना जाता है, लघु उद्योग। ये क्यों? क्योंकि अभी जस्ट लास्ट ईयर ये मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, ये मॉडिफाई हुआ है, इसलिए इसको सर्च करके आइएगा, परीक्षाओं में आता है और अच्छे प्रश्नों में गिना जाता है। ये आपको हर जगह किताब में अपडेटेड नहीं मिलेगा, ये आपकी खुद की नोट्स बनानी पड़ती है, ठीक है, वही मिलेगा। क्लियर? चलिए अगला लिख लेंगे, अगला एवं लास्ट है ये, पोषाहार स्तर, पोषण वाला जो सा होता है, ठीक है, पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने, जीवन स्तर को ऊंचा करने, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का, तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का, लोक स्वास्थ्य को कर लीजिए, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। थोड़ा जल्दी तो बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे लिखते हैं। देखिए, जो हॉस्पिटल वगैरह खुलाई जाती है ना, ओपन की जाती हैं, जिसपे पब्लिक वेलफेयर यानी कि फ्री में जो आपका इलाज होता है, ठीक है, ये समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही हो रहा है। क्लियर? और इसका उल्लेख अनुच्छेद 47 में है। ये पोषाहार का स्तर, ये मतलब है कि कुपोषण वगैरह के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन जो उसको बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए जो आपको पोषण आहार वगैरह भी मतलब दिए जाते हैं आंगनबाड़ियों में। क्लियर? आंगनबाड़ियों की जो व्यवस्था की जाती है 47 के तहत ही की जा रही है। क्लियर? लेकिन इस चीज को दिमाग में रखिए, जो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जा रही है वो अनुच्छेद 42 में है ना। और जो आपकी पोषण आहार की चीजें हैं, यानी कि स्वास्थ्य के लिए उच्च स्तर का रखने के लिए अपने की देश के नागरिक स्वस्थ हों, क्लियर, तभी तो उनका कार्यबल होगा, तभी तो वो अपने मतलब जो क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो आपकी जनसंख्या है आपकी ज्यादा है, इसका लाभ आप तभी ले पाएंगे जब वो स्वस्थ होगी। ठीक है, बीमार और वृद्ध जनसंख्या से आप उसका लाभ नहीं ले सकते देश को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जो आपको सरकार जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, पोषण आहार, यानी कि आपका पोषण का स्तर अच्छा होना चाहिए। जीवित रहना बस उद्देश्य नहीं है, स्वस्थ हो, ठीक है, हष्ट पुष्ट युवक हो, जो भी हो, वहां की जनता हो। तो इस चीज के लिए जो अभियान या प्रोग्राम या संस्थाएं चलाई जाती हैं, उनका उल्लेख या स्थापना होती है किसके माध्यम से? अनुच्छेद 47। तो ये आपके थे सामाजिक सिद्धांत। क्लियर? सामाजिक सिद्धांत ये थे कि समाजवादी सिद्धांत थे ये, जिनका उल्लेख डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। एक बार मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या कितना कितना लिखा है, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं। पहला आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 38। अच्छा, अभी पन्ना पलटे गए, दिमाग में नहीं है। अनुच्छेद 38 में क्या था? देखिए, जो अनुच्छेद 38 में मैंने बताया आपको कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय,
ठीक है ना। इसके लिए सरकार उपबंध करेगा। आपको सामाजिक न्याय समझ में आया, आपको राजनीतिक न्याय भी समझ में आया, ठीक है, क्लियर। आपको जो मताधिकार वाला पॉइंट दिया है कल सर्च करके लाइएगा किस अनुच्छेद में है, पढ़ के लाना कुछ भी, जहां से भी पता करना, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आपका उल्लेख है वो किस में हो रहा है, आपका अनुच्छेद 38 में, क्लियर। उसके बाद 39 में क्या है, पहला इसके 3 भाग हैं। 39A में क्या है, समान न्याय एवं समान वेतन, ठीक है। उसके बाद ये एक ही है। बी में क्या था, जो सरकार के मतलब कि जो आपके धन एवं उत्पादन के साधन हैं उनका केंद्रण रोकना, यानी कि वो समान वितरण हो, ठीक है ना, मतलब चीजों का केंद्रण कहीं पे ना हो कि एक व्यक्ति उत्थान करता जाए और एक व्यक्ति पतन की हो जाता जाए, ठीक है। तो ये संसाधनों का केंद्रण रोकना 39B में है। और सी में क्या था आपका, धन का समान वितरण, ठीक है, ये 39C था, क्लियर, ओके। अनुच्छेद 44 जो आपका है, अभी मैंने इस पे नहीं बताया है, ये आपके गांधीवादी सिद्धांतों में आएगा क्योंकि ग्राम पंचायत की स्थापना इस पे आती है ना। चलिए हम उसके बाद आते हैं 41 में, ठीक है। 41 में क्या थे, ठीक है। तो आपके कुछ दशाओं में जो आपका रोजगार, ठीक है, आपकी निःशक्तता की स्थिति में रोजगार, ठीक है, ये सारी चीजें उपलब्ध कराना क्या है, जो निर्देश दिए गए हैं संविधान में राज्य को, वो अनुच्छेद 41 के तहत है, क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 42 में क्या है, ठीक है। तो देखिए, काम की मानव संगत, यानी कि जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी मानवोचित दशाएं, ठीक है, जहां मनुष्य जिस स्थिति में जीता है, स्वस्थ रहता है, उस तरह की काम करने की वातावरण या माहौल या सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसका भी उल्लेख आपके अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता भी, यानी कि जो माताओं के लिए डिलीवरी वगैरह की जो चीजें होती हैं, ये भी आपकी प्रसूति सहायता में आती है, 42 में आ रहा है, क्लियर। उसके बाद आपको 43 बताया, ठीक है, एक उच्च जीवन स्तर, स्वस्थ जीवन स्तर, ठीक है ना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। साथ में इसमें जो आपको दिमाग में रखना है वो है कुटीर उद्योग, ठीक है, कि सरकार कुटीर उद्योगों वगैरह के लिए जो प्रमोट करेगी वो आपका 43 में है, क्लियर। उसके बाद आपका 44 हटा दिया गया है, मतलब मैंने नहीं बताया है, एक समान न्याय, वो यूनियन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता आप लोग समझते हैं। समान नागरिक संहिता का हिसाब ये है कि जैसे अभी कुछ प्रिविलेज दिए जा रहे हैं ना, कि जैसे अपने हिंदू कोड बिल में जैसे अपने हिंदुओं को 2 शादी करने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। अदर कम्युनिटीज, मतलब कि जैसे मोहम्मडन्स जो हैं, ठीक है, मुस्लिम्स जो हैं, उनके लिए होता है, ठीक है, उनका एक अलग शरिया ला चलता है, क्लियर। तो ये सारे जो कानून है ना सामाजिक सिद्धांतों को, उनको सबको हटा देना है, सिर्फ एक कोड चलेगा, ठीक है, दैट इज यूनियन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी नागरिक समान है, किसी का अलग पर्सनल लॉ जो चलता है वो सब खत्म हो जाएगा, क्लियर। गोवा में वर्तमान में आपके यहाँ देश में समान नागरिक संहिता लागू है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, गोवा, क्लियर। उसके अलावा कहीं पे नहीं है, 4 चीजें चल रही हैं, हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में चीजें सुधरे कुछ, ठीक है। तो ये है आपका अनुच्छेद 43 था, 44 मैंने डिस्कस नहीं किया। लास्ट में आपको कौन सा बताया मैंने, 47, ठीक है। तो इसमें वही पोषाहार स्तर, क्लियर, स्वस्थ जीवन स्तर और जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ये 47 में है, ठीक है। तो इनको दिमाग में, हो सकता है अभी आपके पूरा ना आया हो, एक बार लूसेंट से जाकर रिवाइज कीजिएगा, फिर आपकी किताबें हों, यदि आप ले सकते हैं आपकी NCERT, तो उसको देखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी दुविधा ये थोड़ी सी एक ये है, दिमाग में ये रखेंगे कि आज भी हमारा संविधान, आज भी हमारी राजनीति, आज भी हमारे देश की नीतियां जो भी हैं, वो सिर्फ सीमित रह गई हैं अपने सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों को ही पूरा करने के लिए। चुनाव आते हैं, हम अच्छा पानी देंगे, हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी बिजली देंगे, ठीक है, हम आपको रोजगार देंगे, इन्हीं को ही पूरा करने में लगी हुई हैं। आज भी संविधान के दिए हुए निर्देशों को राज्य पूरा नहीं कर पाया है और 70 साल आजादी को पूरे हो चुके हैं। ये एक दुविधा है लोकतंत्र की, ठीक है, कि सरकार और राजनीति जो आपके चुनावी प्रोस्पेक्टस जो आते हैं, वो आज भी किस चीज पे केंद्रित होते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों पे ही,
उठा के लिए कोई भी उठा लीजिए, यही बोलते हैं हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, हम हॉस्पिटल खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वही चल रहा था जो आज 1950 में चुनाव में जो आपके ये बिंदु विषय बनाए गए थे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चुनावी घोषणा पत्र। हर चुनाव का घोषणा पत्र उठा लीजिए आप, जितने चुनाव हुए होंगे आज तक, 16-17 बार हो चुके हैं लोकसभा चुनाव, सेम चीजें मिलेंगी। ये देश की दुविधा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा अच्छे विचारों से, ये पूरा मतलब गंभीरता से पढ़िएगा। ऐसा नहीं किताब के हिसाब से मत पढ़िएगा कि आप पढ़ रहे हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा, हो सकेगा तो हर आर्टिकल को थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, चीजें आपको नई मिलेंगी। ठीक है, समझ के पढ़िएगा तो हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगी। सिर्फ व्यापम के हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए मतलब आपके जिंदगी के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।